अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल कीज़। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कम मिलता है, तो इस वीडियो को काइंडली आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इस थ्योरी यानी कि ट्रेड थ्योरी के बारे में मैं फ्रॉम ए टू जेड सब कुछ बताने की कोशिश करूँगी जितना मैक्सिमम मुझे पता है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी इंट्रोडक्शन। तो कैटल की जो थ्योरी थी पर्सनैलिटी की, ये ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम द क्लिनिकल सेटिंग, और इसके साथ साथ वो कहता था कि उसने जो स्टडी सारी की है वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ना कि उसमें साइकोपैथोलॉजी या दूसरे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया गया। उसका जो मेजर एम था पर्सनैलिटी का वो ये था कि पर्सनैलिटी को हमने स्टडी करना है, ना कि उसको ट्रीट वगैरह करने की तरफ हम जाएं। फर्दर उसका जो मेन गोल था इस थ्योरी का वो ये है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी पर्सन के बिहेवियर को और देख सकते हैं कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है एक स्पेसिफिक स्टिमुलस सिचुएशन के हिसाब से। कैटल की पर्सनैलिटी थ्योरी जो थी उसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ डेटा जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और इसमें जो ज़्यादातर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हुए थ्योरी को फॉर्म किया गया। जो मेजर टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसमें यूज़ हुआ है वो है फैक्टर एनालिसिस, और फैक्टर एनालिसिस की वजह से ही हम इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं या ट्रेड थ्योरी भी कहते हैं। मैं कहना चाहूँगी काइंडली आप कंटेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप बुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी बाय शीमा अलीम। उसके पेज नंबर 177 पर आपको ये टॉपिक मिलेगा, और फर्दर कुछ पेजेस तक ये एक्सटेंड हुआ है। तो आप कंटेंट के लिए इस बुक को भी देख सकते हैं, या फिर जो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ काइंडली उसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके पास मटीरियल मौजूद रहे। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें या बायोग्राफी की बात करें कैटल की, तो कैटल का जो सारा का सारा एक इंस्पिरेशन थी वो स्पेयरमैन की थ्योरी से हुई थी। स्पेयरमैन की थ्योरी ऑफ फैक्टर एनालिसिस, जिसके अंदर उसने 2 फैक्टर मॉडल प्रेजेंट किया था इंटेलिजेंस का, इसी तरह का सारा जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसी को इस्तेमाल करते हुए कैटल ने अपनी थ्योरी को पेश किया था। इसमें उसने 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की बात की थी, 16 टाइप्स नहीं, बेसिकली पर्सनैलिटी फैक्टर्स की बात की थी, और इसी वजह से इसको 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। पब्लिकेशन के हवाले से बात करें तो इसमें डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट इंक्लूड थे, जिसके अंदर जो सबसे मेजर है वो CFIT है, यानी कि कल्चरल फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, एंड 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर। ये 2 सबसे ज़्यादा मशहूर पर्सनैलिटी टेस्ट हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट टेस्ट भी आते हैं लाइक द मोटिवेशन एनालिसिस टेस्ट और O2A पर्सनैलिटी टेस्ट बैटरी। पर्सनैलिटी टेस्ट बैटरी के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेस्ट आते हैं, जो कि एक सेट ऑफ टेस्ट हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम पर्सनैलिटी के डिफरेंट डोमेन्स को असेस करते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि फैक्टर एनालिसिस जो है ये एक एम्पिरिकल टेक्निक है जिसके अंदर डिफरेंट कंटेम्परेरी रिसर्चेस को इस्तेमाल किया गया, जिसके थ्रू हम डिफरेंट तरीके से ओरिएंटेशन को देख सकते हैं कि हम किस तरह से इस पर्सनैलिटी को यूज़ करते हैं अपनी पर्सनैलिटी की जजमेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द बेसिस ऑफ फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द बेसिकली आइडिया अबाउट द पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्शन एंड द नंबर ऑफ ट्रेट्स that are related to the personality and up to some extent the psychological factors also। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह की गई ये देखने के लिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम ट्रेड्स को का एनालिसिस कर सकते हैं, और इसी के लिए हमने स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके थ्रू हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम फैक्टर एनालिसिस की बात करें तो फैक्टर एनालिसिस बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम एक ह्यूज डेटा को स्मॉल पैचेस या पीसेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, और फिर उन छोटे छोटे पीसेस को एनालाइज करके जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती है उसको गेन करते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल इस तरह से है कि अगर एक पर्सन है जिसके अंदर डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, लाइक वो एक्सट्रोवर्ट है, फर्दर वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल है, इसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है, तो लाइक ये 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स थी, इसके साथ साथ दूसरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होंगी। तो इन 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम अलग-अलग एनालाइज करेंगे तो हर ट्रेट से रिलेटेड हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा मिलेगा। अब इस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा की वजह से क्या होगा कि हम डीप एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी चीज़ का,
और पर्सनैलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जितना डीप एनालिसिस करते हैं किसी भी क्लाइंट का, सब्जेक्ट का या फिर वैसे ही नॉर्मल पर्सन का, उतना हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है और उतनी ही ज़्यादा हमारी बेहतर इंटरप्रिटेशन होती है। फर्दर हम देखते हैं कि ये जो टेक्निक थी फैक्टर एनालिसिस की, ये बेस करती है कोरिलेशन के ऊपर। कोरिलेशन किस तरह से कि हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो एसोसिएशन होती है या फिर सारा का सारा प्रोसीजर एसोसिएशन का होता है उसको देखते हैं और उसके ज़रिए जो एक कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको ड्रॉ करते हैं और उसके हिसाब से हम स्कोर करते हैं हमारे आइटम्स को और उसके बाद स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस को यूज़ करते हुए हम रिजल्ट निकालते हैं जिसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ फैक्टर्स को यूज़ करते हुए ज़्यादा मैक्सिमम डाटा जो है वो ओरिजिनेट किया जाता है। नेक्स्ट हम अगर इसके बारे में बात करें तो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की बात आती है। फैक्टर एनालिसिस थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी पर्सनैलिटी थ्योरी में क्योंकि ये सिर्फ पहली अवेलेबल थ्योरी थी जिसके अंदर हम कंप्यूटेशन को यूज़ करते हुए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ डेटा एनालिसिस मेथड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका जो मेजर एम था वो ये था कि हम किस तरह से फंडामेंटल डायमेंशन देख सकते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, ताकि जो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पॉइंट या क्रक्स होता है उसको हम टारगेट या ट्रिगर कर सकें। इसके साथ साथ ये जो मेन इसका स्ट्रेस है ना वो एम्पिरिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर होता है पर्सनैलिटी के। फैक्टर एनालिसिस थ्योरी या फिर ट्रेड थ्योरी मेजरली लाई ही करती है हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ऊपर और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की मदद से हम ज़्यादातर एम्पिरिकल अप्रोच को अप्लाई कर पाते हैं और इस एम्पिरिकल अप्रोच के रिज़ल्ट में हम ऐसा जो है वैलिड किस्म का या रिलायबल किस्म का मटेरियल हासिल कर सकते हैं जिसको चैलेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। केटल की जो थ्योरी थी उसको हम फैक्टर एनालिसिस थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस किया गया था एम्पिरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी के ऊपर। केटल का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये वैसे तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के स्कॉलर थे, बट इन्होंने जब देखा कि केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और एक ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन का सारा प्रोसीजर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, प्लस उन्होंने जब देखा कि अच्छा केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि हयातियात या बायोलॉजी के अंदर भी इसी तरह से क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी की एक जो ब्रांच है वो पूरी इवॉल्व हो रही है, तो उसने कहा कि साइकोलॉजी तब तक एक मैच्योर साइंस नहीं बन सकती जब तक इसके अंदर भी कोई किसी भी किस्म का क्लासिफिकेशन सिस्टम या क्लासिफिकेशन एक्सरसाइजेज नहीं की जाएंगी। इसीलिए उसने क्या किया, उसने फर्दर कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ किया ताकि उसकी बेसिस के ऊपर हम पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन कर सकें। आगे हम बात करते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द पर्सनैलिटी। तो केटल की अगर डेफिनेशन देखें तो वो एक सिंपल सी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन देता है जिसका मतलब ये है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि किस सिचुएशन के अंदर पर्सन किस तरह से बिहेव करेगा। जो स्टेटमेंट इसने दी थी वो थी डेट विच परमिट्स अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। और ये केटिकल के जो आर्टिकल है 1950 का उसका पेज 2 के ऊपर ये स्टेटमेंट तहरीर की हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल और जेन्युइन है जो कि टू द पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बात कर रही है क्योंकि हम साइकोलॉजी के अंदर या डिफरेंट सोशल साइंसेस के अंदर मेजरली बिहेवियर को ही टारगेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे केटल की थ्योरी सिंपली हमें यही कह रही है कि हम किस तरह से बिहेवियर को प्रिडिक्ट करें। अब इसके देखने के लिए उसने क्या किया, कुछ मैथमेटिकल फार्मूला को इस्तेमाल किया ताकि वो पर्सनैलिटी का या फिर एक जो रिस्पॉन्स है उसको फाइंड आउट कर सके। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला की पिक्चर दी हुई है तो आप इस फार्मूला को देख सकते हैं। इसमें आर जो है ये रिस्पॉन्स है, एफ रेफर्स टू द फंक्शन, एस फॉर द स्टिमुलस एंड पी फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। अब यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में वो बेसिकली ये कहता है कि ये फंक्शन या स्टिमुलस वगैरह जो होते हैं या फिर एक पर्सन की पर्सनैलिटी जो होती है इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हुए हम उसके रिस्पॉन्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसी की बेसिस के ऊपर उसकी फ्यूचर फंक्शनिंग को भी देख सकते हैं और फर्दर उसकी फ्यूचर के जो बिहेवियर होगा और उसके जितने भी एक्शंस होंगे और एटीट्यूड की फॉर्मेशन और एटीट्यूड की प्रिडिक्शन भी हम कर सकते हैं। केटल के हिसाब से पर्सनैलिटी एक कॉम्प्लेक्स थिंग है जिसके अंदर डिफरेंट जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स या फिर यूनिट्स होते हैं वो मिलकर एक मेजर या कॉम्प्लेक्स या ह्यूज स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। हमने क्या करना होता है, हमने इन छोटे छोटे सब स्ट्रक्चर्स को देखना होता है ताकि हम बड़े स्ट्रक्चर को टारगेट कर सकें। मशहूर है ना कि बुनियादों को देखा जाए तो हमें इमारत के बारे में ऑटोमेटिकली पता लग जाता है।
इसी तरह बात की जा रही है यहाँ पर भी कि पर्सनैलिटी को देखने के लिए ये पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके कंपोनेंट्स या उसके फैक्टर्स के बारे में देखें। जब हम उसके कंपोनेंट्स या फैक्टर्स के बारे में जान जाएंगे तो अल्टीमेटली हम पर्सनैलिटी एज अ होल के बारे में भी जान जाएंगे। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो मेरा एक माइलस्टोन है 1000 सब्सक्राइबर्स का और 4000 वॉच आवर का, वो मैं कंप्लीट कर सकूँ। मुझे आप सबकी नीड की बहुत बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें ताकि मैं ग्रो कर सकूँ। शुक्रिया। बात करते हैं अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की। तो जो इसका मेन कंसेप्ट था ना ट्रेट थ्योरी का या कैटल की थ्योरी का, इसके अंदर वो ट्रेट को कहता है कि ये एक यूनिटरी कन्फिग्रेशन है एक बिहेवियर की, जिसकी बेसिस के ऊपर हम किसी भी किस्म की सर्टेन काइंड ऑफ या फिर सर्टेन डिग्री ऑफ इन्फ्रेंसेस को देख सकते हैं कि पर्सन किस तरह का डायमेंशन या किस तरह का बिहेवियर शो करवाएगा। ट्रेड हमें एक परमानेंट और एक ब्रॉड रिएक्शन टेंडेंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम एक पर्सनैलिटी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको असेस कर पाते हैं। कैटल ने दो तरह की ट्रेड्स के बारे में बात की थी, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड्स के बारे में। यहाँ पे उसने वैसे डिफरेंट सब डिवीजन्स की थी, बट जो मेजर टू थी ना उनके बारे में सबसे पहले बताती हूँ। पहली आती हैं द सरफेस ट्रेड्स। सरफेस ट्रेड से मुराद ये है कि वो वाली ट्रेड्स जो कि ग्रुप या क्लस्टर के अंदर मौजूद हो, लाइक सबके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और डिफरेंट इंडिविजुअल उनको डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर एक तरह से जो है वो पेश करें, लाइक ऐसे सेट ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका जो रिजल्ट है वो एक सिंगल फैक्टर होता है, वो हमारी सरफेस ट्रेड कहलाती हैं। ये बनी होती है हमारे डिफरेंट फैक्टर से जो कि स्टेबल होते हैं वक्त के गुजरने के साथ साथ। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो हमारा फैक्टर्स होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, लाइक अगर हमारे पिछले ज़माने में कोई और फैक्टर था तो माइट भी पॉसिबल इस ज़माने में कुछ और फैक्टर हो। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा कर्टियस है और काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट भी है, और एक टाइम आता है जब उसको एक ऐसा पर्सन है जो कि कह रहा है कि वो डिसऑनेस्टी शो करवाए। तो पहले उसकी कर्टेसी और ऑनेस्टी ये दोनों एक किस्म की सेम कैटेगरी यानी गुड बिहेवियर के अंदर लाया जा रही है, तो यहाँ पे ये दोनों ट्रेड्स को रिलेट हो रही थी। लेकिन जब एक आदमी ने उसको डिसऑनेस्ट होने के लिए कहा तो ऑब्वियसली वो उसके साथ रूडली तरीके से बात करेगी, रूड बिहेवियर शो करवाएगी। तो जो पर्सन होगा उसके साथ रूड बिहेवियर शो करवाने की वजह से जो कर्टसी और जो ऑनेस्टी के दरमियान एक रिलेशनशिप आ रहा था, एक को रिलेशन आ रहा था, वो अब ब्रेक हो गया, अब पेयर कुछ और बन गया। तो सरफेस ट्रेड्स के जो पेयर होते हैं वो हर दफ़ा चेंज हो सकते हैं, मतलब जो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो प्रीवियस पैटर्न था अगली दफ़ा भी वही पैटर्न यूज़ होगा। माइट भी पॉसिबल पिछली दफ़ा सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ और पैटर्न बना हो और इस दफ़ा जो पैटर्न है वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ और बन जाए। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ ट्रेड नेम एज द सोर्स ट्रेड। कैटल ने इनको आइडेंटिफाई किया था और उसने कहा था कि ये जो है ना एक ऐसी ट्रेड है जो कि रिपीट होती हैं ओवर एंड ओवर अगेन, और इसके साथ साथ उसने कहा था कि ये सारी की सारी पॉपुलेशन के अंदर मौजूद होती हैं और डिफरेंट कंडीशन के अंदर भी जो इसकी पेयरिंग है वो टूटती नहीं है, लाइक जो पहले पेयर बना था आगे आने वाले ज़माने में भी वही पेयर बनेगा। जो मेन डिफरेंस है बिटवीन द सोर्स ट्रेड एंड द सरफेस ट्रेड वो पेयरिंग का ही है। सरफेस ट्रेड में जो पेयरिंग है वो वक्त के साथ साथ तब्दील हो सकती है, जबकि सोर्स ट्रेड में जो पेयरिंग है वो तब्दील नहीं होती। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है सोर्स ट्रेड जो है यही हमारी बेसिस होती हैं फैक्टर एनालिसिस की, क्योंकि ये तादाद में भी बहुत कम होती हैं और ये जो एक हम कहते हैं ना कंट्रोल वेरिएबल उसकी तरह से एक्ट कर रही होती हैं। अगर आप वेरिएबल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल पर मौजूद टाइप्स ऑफ वेरिएबल की जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उसका मुलाहिजा कर लीजिए ताकि आपको कंट्रोल वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। फर्दर वो कहते हैं ये सारी की सारी ट्रेड्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती हैं और एक सिंगल फैक्टर की वजह से इनके अंदर एक जो मैनिफेस्टेशन होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। फर्दर वो ये कहती है काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये इन्हीं की बेसिस के ऊपर हमारी सारी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी लाया कर रही होती है, क्योंकि इन्हीं की बेसिस के ऊपर हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं
किसी भी किस्म के बिहेवियर को। अब क्यों करते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। फर्दर वो कहता है कि अगर हम देखना चाहें कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस ट्रेड एंड सोर्स ट्रेड के बारे में, तो उसके लिए कुछ जो है ना हमें थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि हम जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। पहले तो वो ये कहता है कि सरफेस ट्रेड जो होती है ना, इसकी तो पेयरिंग की पहले बात कर ली उसने कि पेयरिंग हर दफ़ा चेंज होती है। फर्दर सरफेस ट्रेड होती तो पूरी पॉपुलेशन में है, लेकिन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में डिफरेंट तरीके से शो होती है, जबकि जो सोर्स ट्रेड है वो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में सेम तरीके से ही शो होती है। फर्दर वो ये कहता है कि जो हमारी सरफेस ट्रेड है ये ओरिजिनेट हो रही होती है फ्रॉम द सोर्स ट्रेड, ठीक है। अब ये जो सोर्स ट्रेड है ये बेसिस प्रोवाइड कर रही हैं फॉर दिस सरफेस ट्रेड, तो इसी वजह से हम फैक्टर एनालिसिस थ्योरी के अंदर सरफेस ट्रेड की जगह सोर्स ट्रेड को टारगेट करते हैं और इन्हीं की बेसिस के ऊपर हमारे फैक्टर्स या फिर जो एनालिसिस होता है वो रन करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट किसी भी किस्म की पर्सनैलिटी इंटरप्रिटेशन जो होती है वो हम ड्रॉ या फिर डिडक्ट करते हैं। फर्दर जो दूसरी टाइप ऑफ ट्रेड के बारे में उसने कहा था वो थी सेकेंड पेयर ऑफ ट्रेड्स। तो पहला जो उसमें आती है हमारी ट्रेड वो है इनेट और बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल। अब यहाँ पे उसने इनेट की जगह जो है ना वर्ड इस्तेमाल किया था इंटरनल का, लेकिन मैंने इनेट इसलिए बोला ताकि ये आपके दिमाग में जो एक कंसेप्ट है ना उसको सही से टारगेट कर सके। इनेट से मुराद होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारी पैदाइश के साथ पैदा हुई होती हैं। अब ऐसी ट्रेड जो कि हमारे पैदा होने के साथ आई हैं वो सारी की सारी हमारी बायोलॉजिकल ट्रेड्स होंगी, लाइक इंटेलिजेंस वगैरह, ठीक है। जबकि जो हमारी ऐसी ट्रेड्स जो कि किसी भी किस्म की सोसाइटी, एनवायरनमेंट या डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की वजह से डेवलप हो रही हैं, वो सारी की सारी हमारी लाया करती हैं एनवायरमेंटल मोड सोर्स ट्रेड के अंदर। एनवायरमेंटल मोल्ड सोर्स ट्रेड के अंदर, जैसा कि नाम से जाहिर है कि एनवायरनमेंट ने मोल्ड उनको तश्कील दिया है, ठीक है, इन सारी ट्रेड्स को, तो वो ट्रेड्स हमारी कहलाएंगी एनवायरमेंटल मोल्ड सोर्स ट्रेड। इसकी वजह से जो हमारे पर्सन होता है ना उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि जो हमारी ये सारी की सारी ट्रेड्स हैं ना डिफरेंट सर्कमस्टांसेस या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से एस्टेब्लिश होती हैं, और इसके रिजल्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स इनको ऑपरेट कर रहे होते हैं, लाइक एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, पॉवर्टी एंड ऑल, ठीक है। ये सारे के सारे इनको ऑपरेट कर रहे होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स। फर्दर वो थर्ड कैटेगरी की बात करता है, थर्ड क्लास की बात करता है। तो इसमें 3 तरह की ट्रेड्स के बारे में वो बात करता है। फर्स्ट वन इज़ द एबिलिटी ट्रेड। एबिलिटी ट्रेड रिलेट करती है हमारी इफ़ेक्टिवनेस से कि इंडिविजुअल अपने गोल को हासिल करने के लिए किस तरीके से कितनी जिद्दोजहद, कितनी एफर्ट लगाता है, ये सारी की सारी रिलाय करी होती है ऑन द एबिलिटी ट्रेड्स, ठीक है। इसमें डिफरेंट ट्रेड्स आती हैं, लाइक इंटेलिजेंस वगैरह आती है जो कि हेरिडिटी भी होती है और लर्न भी होती है, क्योंकि इंटेलिजेंस हमारी अगर हेरिडिटी है ये तो हम मानते हैं, लेकिन एक्सप्लोरेशन, लर्निंग और डिफरेंट स्किल्स को ज़्यादा बरूए कार लाते हुए हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो बच्चा ज़्यादा पढ़ता है वो ज़्यादा ज़हीन होता है, और इसी के साथ साथ जो बच्चा ज़्यादा घूमता है, ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है, वो भी ज़हीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें जो है ये इन्फ्लुएंस कर रही हैं हमारी किसको, एबिलिटी ट्रेड को। अब इंटेलिजेंस के अंदर भी 2 तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में उसने कहा था ये डिपेंड करती है हमारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, जबकि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो होती है ये रिजल्ट होती है हमारी एजुकेशन के ऊपर। लाइक अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जो चीज़ रिलाई करेगी वो है हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस, जो कि एजुकेशन के ऊपर रिलाई करेगी वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। फर्दर जो सेकंड टाइप है, इट इज़ अबाउट द टेम्परामेंट ट्रेड, जो कि रिलेट करती है एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्पॉन्स के ऊपर कि एक पर्सन किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, इनर्जेटिकली रिस्पॉन्स कर रहा है, सेंटिमेंटल होकर रिस्पॉन्स कर रहा है, इमोशनल होकर रिस्पॉन्स कर रहा है, इमोशनल रिएक्टिविटी कितनी है, स्पीड कितनी है, एनर्जी कितनी इम्प्लांट कर रहा है किसी चीज़ के अंदर, ये सारी इसके अंदर रिलाई करी होती हैं। इसमें डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बिहेवियर्स भी आते हैं, मिसाल के तौर पर हम्बलनेस, असर्टिवनेस एंड ऑल, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेड जो है ये डायनामिक ट्रेड है। डायनामिक ट्रेड जो कि जैसा कि नाम से जाहिर है, इट इज़ कंसंट्रेट ऑन द सेटिंग ऑफ द इंडिविजुअल।
इनटू एक्शन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। और ये पर्टिकुलर थिंग कोई गोल भी हो सकता है या कोई माइलस्टोन भी हो सकता है। डायनामिक ट्रेड को फर्दर कैटल ने डिवाइड किया था 3 ट्रेड्स के अंदर, और ये सारे के सारे जो ट्रेड्स होते हैं ये अनलर्नड बिहेवियर होते हैं, लाइक ये सारे के सारे बायोलॉजिकल इन नेचर होते हैं। फर्दर यहाँ पे जो पहला हमारा टाइप आती है वो है अर्ज की। अर्ज होती है ये इनेट टेंडेंसी होती है जिसके अंदर हमारी डिफरेंट डायनामिक एंड सोर्स ट्रेड इन्वॉल्व होती हैं जो कि बायोलॉजिकल बेस्ड होती हैं, लाइक इनेट है तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल बेस्ड ही होंगी। ये सारी की सारी हमारी जो मोटिवेशन होती है ये भी हेरिडिटी ही इसको जो है ना मैनेज कर रही होती है, लाइक हमारी क्रोमोसोम्स एंड डीएनए एंड ऑल दोज थिंग्स। अर्जिस के अंदर हमारी 10 तरह की उसने अर्जिस के बारे में बात की थी कैटल ने, जिनका नाम मैं बोलने लगी हूँ, आप काइंडली इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट वन इज़ द हंगर, सेकेंड वन इज़ द ग्रीगेरियसनेस। ग्रीगेरियसनेस के स्पेलिंग हैं GREGARIOUSNESS। थर्ड वन इज़ द सेक्स। फोर्थ वन इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिफ्थ इज़ पेरेंटल प्रोटेक्टिवनेस। प्रोटेक्टिवनेस के स्पेलिंग हैं PROTECTIVENESS। आगे आती है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी के स्पेलिंग है CURIOSITY। फर्दर आता है हमारा फियर। उसके बाद आता है प्यूगेनेसिटी। प्यूगेनेसिटी के स्पेलिंग है PUGNACITY। फर्दर हमारा आता है एक्वेसिटिवनेस। एक्वेसिटिवनेस की स्पेलिंग है ACQUISITIVENESS। फर्दर आता है हमारा नार्सिस्टिक सेक्स। नार्सिस्टिक के स्पेलिंग है NARCISSISTIC और SEX सेक्स की स्पेलिंग, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट दी सेकेंड टाइप जो कि हमारी अबाउट द सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स होते हैं हमारे एनवायरमेंटल मूड, ठीक है। पहले जो हमने पढ़ी थी वो इनेट थे अर्जिस, जो सेंटिमेंट्स हैं ये एनवायरमेंटल मूड होते हैं। इसमें हमारी डायनामिक सोर्स ट्रेड इन्वॉल्व होती हैं जो कि अर्जिस के हिसाब से ना थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, और इसमें हमारी सोशियो कल्चर फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्वियसली एनवायरमेंटल है तो सोशियो कल्चर फैक्टर्स तो इन्वॉल्व होंगे इसमें। फर्दर इसमें हमारे डिफरेंट जो है तरह के फैक्टर्स आ सकते हैं जो कि इनको कंट्रोल करते हैं, और डिफरेंट कंडीशंस भी आ सकती हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि सेंटिमेंट्स और करियर और प्रोफेशनल या फिर स्पोर्ट्स या फिर गेम्स, रिलीजन्स, पेरेंट्स, स्पाउस एंड सेल्फ, ये सारी के सारे हमारे लाए करते हैं इन द सेंटिमेंट्स। ये सारी की सारी ट्रेड्स होती हैं, एक्वायर होती हैं लर्निंग के साथ। ऑब्वियसली जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको नहीं पता होता कि गोल क्या है, रिलीजन क्या है, गेम क्या है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, तब उसे इन चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो ये सारी की सारी किसके ऊपर रिलाय करती है, हमारे सोशियो कल्चर फैक्टर के ऊपर, और इन्वायरमेंटल मोल्ड होती है, ठीक है। थर्ड वन इज़ द एटीट्यूड। एटीट्यूड इज़ द डायनामिक सोर्स ट्रेड, और इसके अंदर हमारी क्या होती हैं, अर्जिस और सेंटीमेंट की एक अंडरलाइंड मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, इसके अंदर एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आता है या फिर इंटर रिलेशनशिप आता है, इंटर रिलेशनशिप आता है अर्जिस और सेंटीमेंट का, जिसको हम फर्दर इन्फर करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि एक शख्स है, उसका क्या जो है वो बिहेवियर है शादी से रिलेटेड, कि वो अपने ऑपोजिट सेक्स से रिलेटेड शादी करे, ठीक है। तो इसमें जो उसकी सोच है, ये सारा उसका जो बिहेवियर है, ये सारा एटीट्यूड के अंदर लाया करता है। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे उसने कहा था कि तकरीबन 40 साल की स्टडी यहाँ पे कैटल की कंप्लीट हो चुकी थी, जिसके अंदर उसने 16 ट्रेड्स जो थी उनको आइडेंटिफाई कर लिया था, और 16 फैक्टर जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, जिसको 16 PF टेस्ट भी हम कहते हैं, उसको थ्रू इनको मेजर करना भी शुरू कर दिया था। अब उसने यह कहा कि जो हमारी बेसिक सोर्स ट्रेड या फैक्टर एनालिसिस वगैरह थे, इन सब के बारे में उसने जो है ना, जो सारी की सारी डिस्कशन और जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी दे चुका था। अब यहाँ पे वो बात करने लगा था डिफरेंट सोर्सेज के बारे में। अब ये सोर्सेज जो थे, इससे मुराद वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इन फैक्टर्स के मैं नाम बोलूँगी, आप काइंडली इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट वन इज़ द वार्मथ,
ठीक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन अगर हम बात करें यानी एक्सप्लेनेशन के बारे में देखें तो इसके अंदर हमारी दो तरह की कैटेगरीज आती है। एक पर्सन या तो कम वार्म हो सकता है यानी रिजर्व हो सकता है, या फिर ज़्यादा वार्म हो सकता है यानी आउटगोइंग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें दो तरह की डिस्क्रिप्शन आ जाती हैं। सेकेंड वन इज़ द रीजनिंग। रीजनिंग से मुराद हमारी इंटेलिजेंस आएगी। तो एक पर्सन जो है वो कम रीजनिंग कर सकता है और ऑब्वियसली लेस इंटेलिजेंट होगा, और दूसरा जो है वो ज़्यादा रीजनिंग कर सकता है, इसका मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा या मोर इंटेलिजेंट होगा। थर्ड वन इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी। इससे मुराद ये है कि पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव होगा या तो फीलिंग से रिलेटेड, या फिर इमोशनली स्टेबल होगा, उसे एज सच कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। फर्दर आता है डोमिनेंस। डोमिनेंस में या तो पर्सन हम्बल होगा या फिर पर्सन असर्टिव होगा। फर्दर आता है लाइवलीनेस, जिसके अंदर या तो पर्सन सोबर होगा या फिर हैप्पी गो लक होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आता है रूल कॉन्शियसनेस। रूल कॉन्शियसनेस के अंदर या तो वो एक्सपेंडेड होगा या कॉन्शियसियस होगा, ठीक है, कॉन्सेंसियस होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं सोशल बोल्डनेस। तो इसके अंदर या तो वो शाय होगा या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप होगा। फर्दर आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के अंदर या तो वो काफ़ी ज़्यादा टंग माइल्डेड होगा या टेंडर माइल्डेड होगा, यानी बदतमीज़ होगा या फिर थोड़ा नरम जो है वो गोशे वाला होगा। फर्दर आता है हमारा विजिलेंस, जिसके अंदर हमारी ट्रस्टिंग आती है या सस्पिशियसनेस आ जाती है। फर्दर आता है एब्स्ट्रैक्टनेस, जिसके अंदर हमारी या तो प्रैक्टिकल या फिर इमेजिनेटिव टाइप ऑफ पर्सन आते हैं। फर्दर आता है हमारा प्राइवेटनेस, जिसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर शॉर्ट किस्म के पर्सन आते हैं। फर्दर आता है हमारा एप्रीहेंशन, जिसके अंदर सेल्फ एसोसिएट या सेल्फ एश्योर्ड या फिर अप्रेसिव टाइप ऑफ पर्सन इंक्लूड होते हैं। फिर ओपननेस टू चेंज, जिसके अंदर हमारी एक्सपेरिमेंटिंग या फिर कोहेसिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड्स होती हैं। सेल्फ रेजिलियंस के अंदर हमारे ग्रुप डिपेंडेंट या फिर एटोनमस या सेल्फ सफिशेंट पर्सन आते हैं। फिर हमारे आते हैं प्रेफरिज्म के अंदर, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट या फिर सेल्फ कंट्रोल टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ इंक्लूड होती हैं। फर्दर आते हैं हमारा टेंशन, जिसके अंदर रिलैक्स या फिर टेंस स्टेट्स मौजूद होती हैं। ये सारी की सारी जो हैं ये फैक्टर्स होती हैं, और यही हमारी जो पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं उनकी, या फिर हमारे जो 16 फैक्टर्स हैं पर्सनैलिटी के, ये सारे के सारे बेसिकली सोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं पर्सनैलिटी के, और जिनका नाम मैंने आपको अभी बता दिया है। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर। मैं दोबारा से कहना चाहूँगी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ऑब्वियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, तो अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और एक शेयर का बटन भी दबा दीजिए, शुक्रिया। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर। प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर के अंदर उसने बताया कि कैटल ने एक बेसिकली मॉडल बताया था, जिसके अंदर उसने प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर से रिलेटेड बातें की थी। उसने कहा था डिफरेंट ट्रेड्स जो होती हैं ये कंबाइन होती हैं प्रिडिक्टिवली या फिर जो है मैथमेटिकली, और इसके हिसाब से एक स्पेसिफिक इक्वेशन बनती है, जिसको उसने एक फार्मूला की फॉर्म के अंदर जो था वो एक्सप्लेन किया था, और यही जो है हमारी बिहेवियर को शो कर रही होती है। उसने कहा था हमारे सारे के सारे जो बिहेवियर्स होते हैं वो इस इक्वेशन के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर उसने स्पेसिफिक टर्म्स को इस्तेमाल किया था जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती हैं, और इसके साथ टाइम टू टाइम और सिचुएशन टू सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस भी वेरी कर रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो बिहेवियर होता है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द वेरिएबल ऑफ रिस्पॉन्सेज, और वो रिलाई कर रहा होता है किसके ऊपर, हमारी दो चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट वन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन एंड सेकेंड वन इज़ द सिचुएशन, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स जो होता है वो ओरिजिनेट हो रहा होता है। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला जो है उसकी पिक्चर डाली हुई है, R=S1T1 एंड गोज अप टू द फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो इसके अंदर भी बेसिकली वो यही कहता है कि R जो है इससे मुराद ये है कि हमारा रिस्पॉन्स जिसको हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, T रेफर्स टू द ट्रेड्स जो कि एक पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती हैं, और इसके बाद हमारा आता है द सिचुएशन जो कि वेरी कर रही होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इससे मुराद ये है कि अगर हम रिजल्ट्स की बात इसमें करें तो उसने कहा है कि पर्टिकुलर ट्रेड जो होती हैं वो रेलिवेंट होती हैं डिफरेंट रिस्पॉन्स की, तो ये सारी की सारी कोरिलेट कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर एस की वैल्यू लार्ज होगी तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल इरेलेवेंस है वो कम होगी, तो एज अ रिज़ल्ट जो एस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ऑब्वियसली सिचुएशन के अंदर हमारी सेम ही बिहेवियर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सिचुएशन है उसका जो एक वैल्यू थी वो कम हो जाएगी और ज़ीरो तक पहुंच जाएगी। फर्दर अगर जो हमारी ट्रेड है वो इनहेबिट कर देती है रिस्पॉन्स को, कोई भी पर्सनैलिटी ट्रेड है
जो हमारे रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर देती है, तो जो सिचुएशन है उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव के अंदर आएगी। मतलब इस सिचुएशन में ऐसा बिहेवियर होना चाहिए था, बट हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट की वजह से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो इस टाइम के ऊपर 0 के ऊपर पहुंच जाएगी। फर्दर हमारा जो तीसरी कंडीशन आती है वो ये है कि अगर जो है हमारी ट्रेड जो है वो एक हम कह सकते हैं एडिटिव या फिर इंडिपेंडेंट इफेक्ट डालती है रिस्पॉन्स के ऊपर, तो यहाँ पे जो हमारा एक स्टेबल कंडीशन है वो अटेन हो जाएगी। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी के ऊपर। तो इसके अंदर सबसे पहले कैटल ने कहा था कि जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, ये सारी की सारी उसने जो बात की थी ना वो आलपोर्ट की थ्योरी वाली ही की थी, जिसके अंदर वो ये कहता है कि डिफरेंट सीरीज़ या फिर डिफरेंट स्टेजेस आती हैं सर्फ की, जिसके हिसाब से हमारी जो एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है वो सेट होता है, उसके बाद फिर हम उसे अचीव करते हैं। अब आलपोर्ट की तरह ही इसने कहा था कि जो हमारे सारे के सारे बिलीव्स होते हैं ना, या फिर जो ह्यूमन या फिर एक इन्फेंट जब पैदा होता है ना, बॉर्न होता है, तो उसमें सारी की सारी बायोलॉजिकल प्रीडिपोजिशंस जो होती है ना वो सेम होती है, जैसा कि आलपोर्ट नहीं कहा था। अब उसके बाद फिर उसने क्या कहा था कि डिफरेंट हेरिडिटी फैक्टर्स या फिर जो डिफरेंट क्रोमोसोमल कम्बिनेशंस होते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे होते हैं, पहली बात। फिर उसने कहा कि अगर हम जो है ना इम्पैक्ट देखें जेनेटिकल इन्फ्लुएंस का एनवायरनमेंट से, तो हम देखते हैं कि जो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक अगर हम इन दोनों के ऊपर अप्लाई करें तो उसके बाद हम डिफरेंट हमें रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल वो इस तरह से देता है कि अगर हम जो है ना डाटा देखते हैं किसी पेयर ऑफ ट्विंस के अंदर और एक सबलिंग्स के अंदर, और उनको हम रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें जो है ना काफ़ी जो एक होता है ना रेयर टुगेदरनेस होती है वो कम आएगी, और इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं ना उनके अंदर भी थोड़ा वो जो है ना फ़र्क आएगा, बट जो मेजर चीज़ें हैं वो दोनों की सेम ही होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर वो सबसे ज़्यादा जो बात करता है ना वो इंटेलिजेंस की करता है, कि अगर हम इंटेलिजेंस के लेवल को देखें तो इनका इंटेलिजेंस लेवल जो ट्विंस के अंदर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट जो सिबलिंग्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट होता है। फर्दर वो कहता है कि कैटल ने कहा कि जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस या फिर लर्निंग वगैरह है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें उसने कहा कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग और एसोसिएशन का सारा सिस्टम था ना जो हमने उसमें बिहेवियरिज्म में जिसकी बात की थी, वो सारा का सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अंदर उसने कहा था कि दो चीज़ें जो होती हैं ना ये हमारी फैक्टर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं सारी की सारी चीज़ के ऊपर इन्वायरमेंट के थ्रू। तो उनमें दो चीज़ें आती है, फर्स्ट वन इज़ द क्लासिकल कंडीशनिंग जिसके अंदर हम एसोसिएशन कर लेते हैं किसी चीज़ के साथ, और दूसरी जो होती है हमारी ओपेरेंट कंडीशनिंग होती है जिसके हिसाब से हम कोई डायनामिक लेटिस जो होता है वो डेवलप कर लेते हैं। अब ये डायनामिक लेटिस से मुराद क्या है? डायनामिक लेटिस से मुराद ये है कि हम डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से डिफरेंट बिहेवियर को फॉर्म करते हैं, और ये बिहेवियर मिलकर एक लेटिस लाइक या क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे जिसको उसने डायनामिक लेटिस कहा था। फर्दर उसने कहा था कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है इसमें 6 स्टेजेस आती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहली स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स, यानी पैदा होने से लेकर 6 साल तक। अब ये पैदा होने से 6 साल तक की जो स्टेज आ रही है इसमें जो बिल्कुल बिगिनिंग के जो टाइम था ना, यानी इन्फेंसी और जो थोड़ा सा टोडलरहुड था, उसमें जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लाइक जो पहला ईयर है ना उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफ़ी कम आती है। लेकिन जब बच्चा 2 से 4 साल के दरमियान में आता है ना तो उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेज की स्किल्स जो होती हैं और जो मोबिलिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसकी वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है ना ये स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अगर हम सही तरह से इस स्टेज के अंदर डेवलपमेंट नहीं कर पाता कोई बच्चा, तो उसमें साइकोपैथोलॉजी के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे उसने फ्रॉइड का जो आइडिया था ना उसी को सपोर्ट किया था और उसको एक्सेप्ट भी किया था कि अगर हम बचपन के अंदर किसी भी किस्म के चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं स्टेज में, तो किसी भी किस्म की पैथोलॉजी फर्दर बड़े होने के बाद ओरिजिनेट हो सकती है एक शख्स के अंदर। सेकेंड स्टेज जो आती है वो हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। इसके अंदर हमारी जो फ्रॉइड का एक लेटेंसी पीरियड था ना उसके अंदर जो उसने सारी की सारी बात की थी ना वो सारी जो है ना कैटल ने भी बेसिकली वही बताई है। इसके हिसाब से जो फ्रीडम फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट का जो एक सिस्टम था वो सारा का सारा सेम है। लाइक हमने फ्रॉइड के अंदर अगर हम बात करें तो उसकी भी लेटेंसी पीरियड के अंदर यही था कि उसने ऑपोजिट सेक्स की तरफ जो है अट्रैक्ट होना होता है,
ऑपोजिट सेक्स से मुराद ये नहीं कि किसी दूसरे जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इससे मुराद ये कि अपने फादर या फिर मदर की तरफ एक अफेक्शन या फिर जो एक अफेक्टिव का बिहेवियर होता है वो शो करवाना शुरू होता है। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह है कि कॉन्फ्लिक्ट से हमारी जो है वो फ्रीडम हासिल होना शुरू हो जाती है। और जो इसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट है, ये भी फ्रॉइड ने कहा था कि इसी पीरियड के अंदर स्टार्ट होती है। तो लेटेंसी पीरियड के अंदर जैसे एक जो पीयर ग्रुप फॉर्मेशन होती है, इसी तरह उसने कहा कि सेकेंड स्टेज के अंदर भी पीयर ग्रुप फॉर्मेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स। और जब पीयर ग्रुप फॉर्मेशन आती है तो ऑब्वियसली हमारी जो एडजस्टमेंट और बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट और डिफरेंट जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो सारे के सारे फॉर्म होने शुरू होते हैं। तो ये स्टेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सोशल रिलेशनशिप के फॉर्मेशन के लिए। फर्दर आती है थर्ड स्टेज जो कि है एडोलेसेंस की, जो स्टार्ट होती है फ्रॉम 14 टू 24 ईयर्स। और इसके अंदर हमारे सोशल और कल्चर एडजस्टमेंट वगैरह सारी की सारी आती हैं। और इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ होता है ना, ये भी फॉर्म होना शुरू हो जाता है। और साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का भी कुछ फैक्टर जो होते हैं वो फॉर्म होने शुरू होते हैं। एज अ रिजल्ट पर्सन जो होता है वो बिहेव करता है इन अ पर्टिकुलर वे अकॉर्डिंग टू द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और उसकी जो फ्यूचर से रिलेटेड आइडियाज़ या पैटर्न होते हैं उसके हिसाब से। फोर्थ स्टेज आती है हमारी 25 टू 50 ईयर्स। इसके अंदर काफ़ी कम चेंजेस आती हैं, एक क्योंकि हम अर्ली एडल्टहुड के अंदर ऑब्वियसली एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पर्सनैलिटी की जो एक फॉर्मेशन या फिर उसकी जो ट्रेड्स थी ना वो पक्की हो चुकी होती है। अब यहाँ पे चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अगर 18 से पहले कोई डिसऑर्डर आ रहा होता है ना, तो उसको जो क्योर करने के चांसेस होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन 18 के बाद वही कम हो जाते हैं। हम इंटेंसिटी को मिनिमाइज़ कर पाते हैं, लेकिन जो एक कम्प्लीटली ख़त्म कर देना होता है ना डिसऑर्डर को, उसको ख़त्म कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा ओरिएंटेशन होती है वो हमारी चली जाती है मैरिज की तरफ, करियर की तरफ या फैमिली सिचुएशन की तरफ। और इसी वजह से हमारी जो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जो एक ज़्यादातर जो फोकस होता है ना वो हट जाता है, इसलिए पर्सनैलिटी चेंजेस इस स्टेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। फिर आती है फिफ्थ स्टेज, द स्टेज ऑफ लेट मेचोरिटी। इसके अंदर हमारी जो टाइम आता है ना ये रिटायरमेंट वगैरह का होता है, जिसके अंदर हमारी हेल्थ या फिर जो डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं कम होना शुरू हो जाती हैं। और इसकी वजह से जो एक सर्च ऑफ सेल्फ होती है ना, सर्च ऑफ न्यू सेल्फ हम कह सकते हैं, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। फिर आती है फाइनल स्टेज, सिक्स स्टेज या फिर ओल्ड स्टेज। इसके अंदर क्या होता है हमारी ओल्ड एजेस आना शुरू हो जाती हैं, काफ़ी जो जेरेंटोलॉजी वाली साइड होती है ना वो आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें हम बात करने लग जाते हैं अबाउट द डिक्लाइन और फर्दर डिफरेंट इमोशनल प्रॉब्लम्स और डेथ से रिलेटेड इश्यूज़ या फिर स्पाउस की डेथ की वजह से क्या इमोशनल इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब के बारे में बात करना शुरू हो जाते हैं। तो ये हम कहते हैं कुछ हद तक ये जेरेंटोलॉजी की साइड पर भी जा रही है ये वाली स्टेज। तो इसके अंदर हम इन चीज़ों के बारे में देखते हैं और इसकी जो इफ़ेक्ट होता है पर्सनैलिटी का उसके ऊपर और बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट दी असेसमेंट। यहाँ पे मैं दोबारा कहना चाहूँगी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं पंखा बंद करके बैठी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लीज़ मेरी मेहनत को सपोर्ट करें और मेरी मदद करें। अगर हम असेसमेंट की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एल डेटा। एल डेटा इज़ कॉल्ड द लाइफ रिकॉर्ड डेटा। इससे मुराद ये है कि इसमें हमारी डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डाटा टेक्निक्स वगैरह आ जाती हैं, जिसके अंदर हम ऑर्डिनरी बिहेवियर एक जो इंडिविजुअल का होता है उसको तलाश करना जो एक या फिर असेस करने की जो कोशिश होती है उसको ब्रूए कहा जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे डिफरेंट इवेंट्स जो कि डेली लाइफ के अंदर अकर हो रहे होते हैं और डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम के अंदर आ रहे होते हैं, उसके हिसाब से हम एक डायरी बनाना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ हद तक डायरी रिकॉर्ड मेथड से भी मिलता जुलता है। इससे मुराद ये है कि हम अपने नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट, नंबर ऑफ़ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नंबर ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर ऑफ़ अफिलिएशन विद अदर, इन सब के बारे में जो है ना एक रिकॉर्ड बनाने, एक लिखना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अपने सारे के सारे बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद हम अपनी जो एक चेंजेस या फिर दूसरी किस्म की असेसमेंट जो होती है या फिर इवैल्यूएशन जो होती है उसके बारे में जो गहराई के अंदर तज्जिया होता है उसको करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड वन इज़ द क्यू डेटा। क्यू डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द क्वेश्चनियर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारी डिफरेंट पर्सनैलिटी असेसमेंट अप्रोचेस को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 2 टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द MMPI एंड सेकेंड वन इज़ द 16PF।
और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इन बिल्ट लिमिटेशन मेथड को इस्तेमाल करते हैं और पीपल से डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं और उनको कहते हैं कि अपने आप को वो एक रेटिंग दें, ठीक है। और उन रेटिंग के हिसाब से हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और सेल्फ नॉलेज के बारे में और ट्रेड्स के बारे में असेस करना शुरू कर देते हैं। थर्ड वन इज़ द टी डेटा। टी डेटा और डिराइव फ्रॉम द टेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या होते हैं, हम फ्लॉज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन मेथड को यूज़ किया जाता है डाटा कलेक्शन के लिए। और इंडिविजुअल के अंदर जो डिफरेंट डायमेंशन या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं पर्सनैलिटी के, उनको हम मैयर करना शुरू कर देते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव टेक्निक होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, लाइक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, रॉशर-इंगब्लॉट टेस्ट को भी यूज़ करते हैं, थीमेटिक परसिपिएशन टेस्ट को भी इस्तेमाल करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर एंड करते हैं। मेरी गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि मैं माइलस्टोन अपना अचीव कर सकूं। हेल्प मी दोबारा, हेल्प मी टू अचीव माई माइलस्टोन। थैंक यू सो मच।